हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 12 एटम्स को। और उस पे हम लोग पढ़ेंगे, जो टॉपिक है वो है हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो देखिए, इसके पहले हम लोग ने पढ़ा है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, और उसका एक ड्रॉबैक ये था रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम का, कि वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। यानी कि जब हम लोग किसी एलिमेंट के स्पेक्ट्रम को देख रहे थे, एक एमिशन स्पेक्ट्रम को देख रहे थे, तो उसमें कुछ हमें वेवलेंथ्स मिल रही थी जो कि डिस्क्रीट नेचर की थी। और रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा होना चाहिए वहां पर, एक तरीके से कह लीजिए, जो स्पेक्ट्रा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस नेचर का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। तो वही हम अब हमें समझना है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा वो क्या था, उसमें क्या क्या चीजें मौजूद थी, उसी को हमें समझना है। ठीक है, ये पोर्शन हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा को समझना है, जो कि रदरफोर्ड के मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। तो पहले हमें यही समझना है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या। फिर ये समझेंगे कि जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम था वो इसको कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। फिर हम लोग बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पर आएंगे और ये डिस्कस करेंगे कि कैसे जो वो पूरा मॉडल दिया बोर ने, वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन कर पा रहा था। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था अपने पिछले लेक्चर्स पे कि बोर ने एटॉमिक स्पेक्ट्रा से इंफॉर्मेशन भी यूज करी, रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल था उससे इंफॉर्मेशन यूज करी, वहां से डेरिवेशन वगैरह लिए। आइंस्टीन के जो क्वांटम पिक्चर ऑफ लाइट थी उसको भी यूज किया, यानी कि फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, उस आइडिया को भी यूज किया था, और तब जाकर बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बना था। ठीक है, तो ईच एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन विच इट एमिट्स। जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, हर एक एलिमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है रेडिएशन का। तो ये बनता कैसे, निकलता कैसे, आप देखते हैं, समझते हैं। तो जब कभी भी एटमिक गैस यानी कि एक ऐसी गैस जिसपे कि एटम्स 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 हो, उसको बोलते हैं एटमिक गैस। क्लियर? या फिर वेपर हो। ठीक है, तो व्हेन एन एटमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर, जब उसको क्या किया जाता है, एक्साइट किया जाता है, यानी कि उस पर किसी तरीके से एनर्जी सप्लाई करी जाती है जिसके कारण से वो हायर स्टेट में पहुंच जाए। अब ये हायर स्टेट में जाने का क्या मतलब है, तो व्हेन एन एटमिक गैस और वेपर इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर, ठीक है, हमने उसको किया। और एक्साइटेड का क्या मीनिंग है ये आपको आगे चलकर समझ पे आएगा, जब हम लोग बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तब एक्साइटेशन का मतलब समझ पे आएगा, कैसे एक्साइटेड का मीनिंग क्या है और कैसे चीजें हो रही हैं। बट अभी के लिए क्या है कि हमें पता नहीं है कि एक्साइटेशन हो कैसे रहा है। बट एक्साइटेड का मतलब ये है, जैसा कि आप कभी कभी फील करते हैं ना, कि जैसे आपको मान लीजिए कहीं जाना है घूमने फिरने, तो आपके अंदर एक उमंग होता है, आप हायर स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और इधर से उधर घर में कहीं पर भी घूम रहे होते हैं, उछल कूद मचा रहे होते हैं, होता है। उसी तरीके से एटम जो है, एटम भी क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाता है, एक्साइट हो सकती हैं चीजें। अब कैसे होती है उसको हम लोग आगे समझेंगे, जब इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जान जाएंगे, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को जान जाएंगे, तब वो सब जानेंगे। बट अभी के लिए ये सही है कि जो हमारा एटॉमिक गैस है उसको एक्साइट किया गया कैसे, एट लो प्रेशर। लो प्रेशर यानी कि पार्टिकल्स बहुत कम रहे होंगे उस समय, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत कम रहे होंगे, तो वहां पर हमें ज्यादातर जो किया वो कैसा किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बहुत डिक्रीज कर दिया, तो प्रेशर लो हो गया। यूजुअली बाई पास, और इसको जो एक्साइट किया गया वो कैसे एक्साइट किया गया, बाई पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग फ्लो कराएंगे, जिसके कारण से क्या होगा, वहां पर जो इलेक्ट्रिक करंट में एनर्जी है वो गेन होगी उस एटॉमिक गैस या फिर वेपर में। तो द एमिटेड रेडिएशन हैज अ स्पेक्ट्रम। अब होगा क्या कि एक्साइट हुआ, हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, यानी कि उसकी एनर्जी बढ़ गई। अब एनर्जी बढ़ गई तो नेचर में होता क्या है कि हर एक चीज स्टेबल होने की कोशिश करती है, और स्टेबिलिटी तब ज्यादा होती है जब एनर्जी कम होती है। तो एनर्जी क्या होगी, जब कम होगी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो एनर्जी कम कैसे होगी, जब वो अपनी एनर्जी क्या करे, रिलीज कर दे। अब क्योंकि हम लोग ने वहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास किया था, तो वो था एक्साइटेड स्टेट में। जो एटमिक गैस या फिर वेपर थी वो कैसी थी, एक्साइटेड स्टेट में थी। और एक्साइटेड स्टेट से जब वो
किसी तरीके से कोई एक प्रोसेस करती है जिसके कारण से कुछ चीजें क्या होती हैं, एमिट होती हैं, कुछ रेडिएशन एमिट होते हैं, और उससे उसमें क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स मौजूद होती हैं, और उन स्पेसिफिक वेवलेंथ्स को अगर हम लोग ऐसा कुछ चार्ट जैसा बनाएं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अब क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम हमारा बना है वो एमिशन की वजह से बना है, एनर्जी सप्लाई करी, हायर स्टेट में गया, फिर वहां से रेडिएशन हुआ, उसकी वजह से हमें ये मिला है स्पेक्ट्रम। तो इसको बोलते हैं एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ग्लो दिखता है, और एमिशन क्योंकि हमने उसको इलेक्ट्रिक करंट वहां से पास किया था और वहां से एनर्जी लेकर फिर वो डी एक्साइट होते वक्त अपनी एनर्जी एज अ रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्राइट लाइंस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड, यानी कि जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक डार्क बैकग्राउंड हो, एक काली पट्टी हो, और उस काली पट्टी में जहां जहां पर भी वेवलेंथ फॉल हो, जिस जगह पर भी वेवलेंथ फॉल हो, जिस भी उसकी जिस भी वेवलेंथ की जहां पर भी हो, तो उससे क्या हो, वहां पर एक हमें इस तरीके से लाइंस हमें मिल जाए, वो क्या कहलाता है, हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है। वो भी कैसा, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो द स्पेक्ट्रम एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन, अगर उसकी हम लोग बात करें, एक एटॉमिक हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की अगर हम लोग बात करें, बाकी सब कुछ भूल जाइए। अगर हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करें, किसके, हाइड्रोजन की, तो होगा क्या, स्टडी ऑफ एमिशन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मटेरियल कैन देयरफॉर सर्व एज अ टाइप ऑफ फिंगरप्रिंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैस। ठीक है, इस चीज को मैं पहले ही बता चुका हूं। तो अब देखिए क्या है कि इसी में अगर हम एक नए तरीके से देखें कि अगर एक व्हाइट लाइट को पास कराई जाए एक गैस से, तो वी एनालाइज द ट्रांसमिटेड लाइट यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, वी फाइंड सम डार्क लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। अब एक सैंपल था हमारे पास, उस सैंपल पर हमने व्हाइट लाइट जब पास कराई, तो जो आउटपुट हमें मिल रहा है वहां पर कुछ वेवलेंथ क्या हो गई, मिस हो गई, कुछ वेवलेंथ मिस हो गई। तो वो जो डार्क लाइन हम लोग को मिलती हैं, ये बिल्कुल उसके करेस्पॉन्डिंग होती हैं जो हमें ब्राइट लाइंस मिली थी एमिशन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, दो चीजें यहां पर हो गई, एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द मटेरियल ऑफ द गैस, और दूसरा, या फिर कह लीजिए पहला वाला जो हम लोग ने पढ़ा था, वो एमिशन स्पेक्ट्रम। दो चीजें, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि हमारे पास सैंपल है, ठीक है, वेपर है, या फिर एटम गैस है, एटमिक गैस है, ठीक है, यानी एटम 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 ऐसे हर जगह मौजूद है। इसमें हमने क्या किया, करंट पास कराया, उस करंट के पास होने की वजह से यहाँ पर एनर्जी, जो पार्टिकल्स थे उन्होंने एनर्जी गेन कर ली, और उनके एनर्जी गेन करने के बाद वो जब डी एक्साइट हुए तो यहाँ से ऐसे कुछ वेवलेंथ ऐसे रिलीज करते हैं, जो कि हमें एमिशन स्पेक्ट्रम देता है, जहां पर की जो स्पेक्ट्रम होता है वो बनता है एक डार्क बैकग्राउंड में ब्राइट लाइंस ऐसे फॉर्म होती हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि यहां पर हमारा एक सैंपल जो है, या फिर वही सैंपल मान लीजिए, सेम सैंपल ही है अगर, और यहां से आप क्या करें, व्हाइट लाइट डालें, क्या डालें, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट के डालने पर ये क्या करता है, यहां से एनर्जी लेता है, एनर्जी क्या करता है, ये लेता है, और एनर्जी लेने पर, ठीक है, यहां पर जब ये लाइट, व्हाइट लाइट पड़ती है, तो ये एनर्जी लेता है, जिसके कारण से जो यहां पर एटम्स मौजूद हैं वो क्या होते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। उसके बाद फिर जो बाकी बची लाइट है वो बाहर आ जाती है, यानी कि कुछ लाइट यहां पर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ लाइट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अब हमें जो यहां पर मिलता है वो क्या मिलता है कि एक पूरा हमारे पास खूब ढेर सारी हर जगह तो रोशनी आ रही है, बट इसके करस्पॉन्डिंग जहां पर कि इस तरीके से कुछ लाइन मिल रही थी हमें, यहां पर हमें वहां पर नहीं मिल रहा कुछ। ठीक है, इस जगह पर हमें कुछ नहीं मिल रहा, यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं अच्छे तरीके से, तो लेट सपोज ये जो व्हाइट लाइन ऐसे दिख रही है आपको, बीच में गैप जो दिख रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट लाइट। ठीक है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि डार्क बैकग्राउंड है और बीच में व्हाइट लाइट है, जबकि इस पे क्या है,
कि इस व्हाइट लाइन, ये जो व्हाइट लाइन यहाँ पर मिलेगी, व्हाइट लाइन से मतलब है कि ब्राइट लाइन, ठीक है, व्हाइट नहीं एक्चुअली मिलेगी यहाँ पर, व्हाइट नहीं, एक ब्राइट लाइन मिलेगी। तो ये जो ब्राइट लाइन होगी, ठीक है, ये जो ब्राइट लाइन होगी, व्हाइट जरूरी नहीं है, व्हाइट जरूरी क्या, व्हाइट है ही नहीं, वहां व्हाइट शब्द ही नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, एक ब्राइट लाइन होगी, और इस ब्राइट लाइन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक डार्क लाइन हमें देखने को मिलती है एक व्हाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर? तो we might expect that the frequencies of the light emitted by a particular element would exhibit some regular pattern। अब यहां से हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो एमिशन है और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उनमें सेम वेवलेंथ की लाइन या तो अपीयर हो रही है या तो मिस हो रही है। इस कारण से हो सकता है कि किसी तरीके से इनमें आपस में कोई रिलेशन हो। तो क्या किया गया, हाइड्रोजन जो है वो सिंपलेस्ट एटम होता है जिसमें कि सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो इसका स्पेक्ट्रम भी जो होगा एकदम सिंपल होगा, इसका स्पेक्ट्रम भी एकदम सिंपल होता है। तो इन द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम हाउएवर एट फर्स्ट साइट देयर डज नॉट सीम टू बी एनी रिजेम्बलेंस ऑफ द ऑर्डर और रेगुलरिटी इन स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही हैं, इनको स्पेक्ट्रल लाइंस बोलते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल रही हैं, ऐसा लगता है कि इनमें कोई रिलेशन नहीं है, रैंडमनेस है, इस पे कोई रिलेशन इस पे नहीं बन सकता। एक इधर बनी है, एक इधर बनी है, एक ऐसे बनी है, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग बनी हुई है। बट होता क्या है कि यहां पर जो इनके बीच की स्पेसिंग होती है, ठीक है, वो एक रेगुलर वे में डिक्रीज हो रही होती है, एक रेगुलर वे में डिक्रीज हो रही होती है। अगर आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें तो यहां पर जो हमारी ये सीरीज है, ठीक है, सीरीज बन जाती है जब कई ढेर सारी लाइंस को हम लोग एक साथ बोलते हैं तो उनको बोलते हैं सीरीज, यानी लाइंस के ग्रुप को बोलते हैं सीरीज। तो इस सीरीज पे अगर हम लोग देखें तो इस लाइन और इस लाइन के करस्पॉन्डिंग गैप, और उसी तरीके से यहां पर इस लाइन और इस लाइन की करस्पॉन्डिंग हमें गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये समझ पे आई बात? तो अब क्या है यहां पर कि इस तरीके से हम लोग ने देखा कि दो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच में किसी तरीके से जो गैपिंग है उनमें कोई तो एक रेगुलर तरीके से वहां पर चेंज दिख रहा है। तो इन 1885 जो फर्स्ट ऐसी सीरीज ऑब्जर्व करी थी, मतलब उस सीरीज को अगर हम लोग देखें तो वो ऑब्जर्व किया था किसने, एक स्कूल टीचर थे जैकोब बामर, जिन्होंने इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो विजिबल रीजन था उस पे एक उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया जो इस पे मौजूद लाइंस को आपस में कनेक्ट कर पा रही थी। एक्चुअली हुआ क्या कि जो बामर थे वो एक स्कूल टीचर थे, मैथमेटिक्स उनका सब्जेक्ट था। उनके जो फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड को एक प्रॉब्लम थी कि ये जो स्पेक्ट्रा है, हमें हाइड्रोजन को जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है उस पे जो लाइंस हमें मिल रही हैं वो कैसे आपस में रिलेट कर रही हैं, ये उनको समझ पे नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सिर्फ कुछ नंबर्स दिए बामर को और उनसे कहा कि क्या जो ये नंबर्स हैं किसी तरीके से आपस में इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। उन्होंने कुछ उनको कहा कि क्या इस तरीके से वो इंटरकनेक्ट हो सकते हैं। उनको कोई फिजिक्स से कोई मतलब नहीं था उस समय बामर को। उन्होंने सिर्फ क्या किया, वहां पर ये जो नंबर्स थे उनको किसी तरीके से एक ही फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करी कि एक हमारे पास कोई फॉर्मूला बन जाए और हम एक वैल्यू को चेंज करते रहें जिसके बाद से हमें ये जो नंबर्स हैं ये मिलते जाए। तो हुआ क्या कि देखो वो जो हमारे पास नंबर्स थे वो कैसे कैसे थे। एक तो नंबर था ये, इसको बोलते हैं एच अल्फा लाइन, ये रेड के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। दूसरी है वो है हमारी 486.1 नैनोमीटर, इसको ब्लू ग्रीन लाइन है ये, इसको एच बीटा बोलते हैं। और फिर आती है वॉयलेट जिसको कि बोलते हैं हमारी जो वेवलेंथ है वो है 434.1 नैनोमीटर, और ये होते ही गामा। तो अल्फा बीटा गामा, एच अल्फा एच बीटा और एच गामा। एच अल्फा की जो एनर्जी है वो सबसे कम, एच बीटा की उससे ज्यादा, और एच गामा की उससे और ज्यादा। बट ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गामा गामा रेडिएशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, एच गामा है ये, ठीक है, ये एच गामा है, एच अल्फा एच बीटा और एच गामा।
तो एच अल्फा, एच बीटा और एच गामा ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके बाद तो फिर अल्ट्रावायलेट में चीजें आ जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन पर। ठीक है, तो ये विजिबल रीजन पर थी, ये जो वेवलेंथ है थी ये विजिबल रीजन पर थी। तो इस पे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर क्या किया जाए कि जो हमारा जैसे था 600 के अराउंड, ठीक है, यहाँ पर 656.3, 486.1 और 434.1 नैनोमीटर, इस तरीके से इन्होंने ऐसे देखा। तो इन्होंने ये कहा कि अगर हम ये देखें कि जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही, वैसे वैसे जो लाइंस है वो क्लोज आ रही हैं। तो एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस द लाइन अपीयर्स क्लोजर टुगेदर एंड आर वीकर इन इंटेंसिटी, और जो इनकी इंटेंसिटी वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बामर फाउंड अ सिंपल इंपिरिकल फॉर्मूला फॉर द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ, और वो था 1/λ इज इक्वल टू आर, ठीक है, जिसको कि रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, और ये हो गया 1/2² माइनस 1/n²। ठीक है, ये निकल कर आ गया। लेमडा है वेवलेंथ, आर है रेडबर्ग कांस्टेंट, एन है यहां पर हमारा इंटीग्रल वैल्यूज, जो कि उन्होंने कही कि हो सकती है वो 3, 4, 5, ठीक है, ये इस तरीके से वैल्यूज हो सकती हैं। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो आर मतलब जो आर की वैल्यू थी वो ये थी, इसको उन्होंने यूज किया, और ये जो फॉर्मूला बना वो बना हमारा बामर फॉर्मूला, एक जो कि इंपिरिकल फॉर्मूला था, जो कि एच अल्फा, एच बीटा और एच गामा जो वेवलेंथ थे उनको आपस में रिलेट करता था। तो जब n इक्वल टू 3 लिया गया, क्या लिया गया, n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 लेने पर हमने रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रखी, ठीक है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू रखी, ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है इसको पुट किया हम लोग ने यहां पर। फिर इस तरफ आ गया 1/2² माइनस, यहां पर n की वैल्यू 2 से बड़ी रखी, और वो रखी क्या, कितनी, 3। तो ये जब 3 रखा यहां पर, तो ये इसका स्क्वायर हुआ, और इसको जब सॉल्व किया तो ये मिल गया हमें लेमडा इज इक्वल टू 656.3 नैनोमीटर, जो कि एच अल्फा के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। किसके, एच अल्फा के बराबर ही वेवलेंथ तो ये निकल कर आ रही है। उसके बाद इसी में उन्होंने जब n इक्वल टू 4 रखा, इसी में उन्होंने क्या किया, n इज इक्वल टू 4 रखा, तो n इक्वल टू 4 रखने पे क्या हुआ कि हमें एच बीटा लाइन की जो वेवलेंथ थी वो मिली। ठीक है, इस तरीके से जब n इक्वल टू 5 रखा तो हम उनको एच गामा की मिली, और जब n इनफाइनाइट रख दिए, क्या रख दिया, n इनफाइनाइट, तो n इनफाइनाइट रखने पर ये जो वैल्यू थी यहां पर n वैल्यू जब इनफाइनाइट रखा तो ये टर्म पूरा क्या हो गया, जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। इन पूरे टर्म के जीरो होने की वजह से हमें लेमडा की वैल्यू मिली, और वो कितनी मिली, इसके बराबर, जो कि एक लिमिटिंग वैल्यू थी कि इससे यहां पर फिर वैल्यू अब कम नहीं हो सकती, इससे वैल्यू कम नहीं हो सकती वेवलेंथ की। ठीक है, ये एक लिमिटिंग वैल्यू थी। तो देखो, एक ही फॉर्मूले से उन्होंने जो एच अल्फा, एच बीटा और एच गामा डिफरेंट डिफरेंट लाइंस थी, और जो लिमिटिंग लाइन थी हमारी उस सीरीज की, वो उन सबको हम लोग ने यहां पर फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने यहां पर उस पूरी जो लाइंस हमें मिल रही थी उनको एक कलेक्टिवली बोला बामर सीरीज। क्या बोला, बामर सीरीज, यानी एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, और अप टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, जो कि है कितनी, 364.6 नैनोमीटर, इससे छोटी वैल्यू नहीं होगी, ये सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज, बियॉन्ड दिस लिमिट नो फर्दर डिस्टिंक्ट लाइन अपीयर्स, इसके बाद कोई भी डिस्टिंक्ट लाइन अपीयर नहीं होती। इंस्टेड ओनली अ फेंट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज सीन, इसके बाद एक फेंट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है, वो भी अलग चीज से हमें मिलता है देखने को। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हम लोग और इस पे चीजों को ऑब्जर्व करें जो कि एक्सपेरिमेंट किए गए थे पहले, सबसे पहला तो जो विजिबल एटॉमिक स्पेक्ट्रा था वो बामर सीरीज ही थी, क्योंकि वो विजिबल थी। बाकी लाइमन, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, ये जो सीरीज थी ये विजिबल रीजन पर नहीं आती हैं। ठीक है, जो लाइमन थी वो हमारी, वो भी विजिबल नहीं थी, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड ये भी हमारी विजिबल रीजन पर नहीं थी। ठीक है, तो हुआ क्या, हमें सबसे पहले जो विजिबल था वो ऑब्जर्व किया, यानी कि बामर सीरीज पहले ऑब्जर्व हुई थी, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, फिर अप टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ जो हमारी वेवलेंथ थी वहां तक। ठीक है,
इसी तरीके से फिर आगे जब और इस पे स्टडी करी गई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को, तो ये पता चला कि लाइमन पाशन ब्रैकेट फंड ये भी सीरीज मौजूद होती हैं। तो लाइमन सीरीज हमारी अगर हमें बनानी है तो ऐसे बनानी पड़ती है, ये फॉर्मूला हो जाता है 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और यहाँ पर n की वैल्यू इस 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसी तरीके से पाशन सीरीज अगर बनानी हो तो हम बनाएंगे कुछ ऐसा, सेम फॉर्मूला, बस यहां पर क्या है, जैसे कि लाइमन के लिए 1 था, यहां पर 3 है, यानी कि लाइमन के बाद आता है बामर सीरीज, और इसके लिए जो इधर जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, यानी कि 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 सॉरी 2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, ये बन जाता है। ठीक है, तो ये बामर सीरीज है। उसके बाद पाशन सीरीज के लिए इस तरफ आ जाता है 3, और फिर ब्रैकेट के लिए यहां पर आ जाता है 4, और फंड के लिए आ जाता है 5। यहां पर बस ध्यान हमें ये देना है कि जो n की वैल्यू है वो इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यहां पर जो n की वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 6, 7, 8, 9, इस तरीके से कुछ भी हो सकती है अप टू इनफाइनाइट, और यहां पर जो होगी वो होगी 5, 6, 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट, और इसके पहले जो है वहां पर होगी हमारी n इज इक्वल टू 4, क्योंकि 3 के बाद आता है 4, तो 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इनफाइनाइट, मतलब इस तरीके से चलता जाएगा। और वार्मर के लिए भी वही 3, 4, 5 n की वैल्यू होगी, और यहां पर 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, क्लियर। तो लाइमन, वार्मर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, ये हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं जो कि मिलती हैं कहां पर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में हमें ये सीरीज मिलती हैं। ठीक है, लाइमन सीरीज जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन पर होती है, यानी कि हाई एनर्जी वाली इस पे लाइंस हमें मिलती हैं, और पाशन, ब्रैकेट, जो फंड सीरीज होती है वो हमारी इंफ्रारेड रीजन पर आती हैं। क्लियर यहां तक। तो अब आता है हमारा बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या आता है? बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जहां पर की जो इसका शुरुआत हुआ, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम की जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो वो अब चीजें क्या थी वो हमें पढ़ना है, यानी कि ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो दो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे रदरफोर्ड अपने मॉडल से, और वो क्या क्या था? एक तो था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और दूसरा था कि जो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है वो कैसा है, डिस्क्रीट है। वहां पर एच अल्फा लाइन, एच बीटा लाइन, एच गामा लाइन इस तरीके से मिल रहा है, कंटिन्यूअस नेचर का नहीं है। कंटिन्यूअस नेचर का वहां पर हमें स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा है, मिशन स्पेक्ट्रम। तो इन दो चीजों को रदरफोर्ड मॉडल जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। यानी कि देखिए, द मॉडल ऑफ एटम प्रपोज्ड बाय रदरफोर्ड एज्यूम्स दैट, वो मानते हैं, मतलब उस एटम पे माना गया था कि एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। कहां पर? स्टेबल ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व करते हैं। बिल्कुल कैसे? जैसे कि सन प्लैनेट सिस्टम पर ऑब्जेक्ट, हमारा जो सन होता है बीच में, उसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वैसे ही यहां पर भी होता है। बट कुछ तो दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो प्लैनेटरी सिस्टम है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। कौन एक्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। जबकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर मौजूद है हमारे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को, क्या मौजूद है? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जहां पर कि उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है कुलाम्ब फोर्स। क्या लगता है? कौन सा फोर्स? कुलाम्ब फोर्स। ठीक है, तो अब क्योंकि उनके बीच में कुलाम्ब फोर्स लग रहा है, प्लैनेट्स के बीच में और सन के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो इन सब कारण से, इन सब कारण से, यानी कि वहां पर चार्ज पार्टिकल होने की वजह से एक नया क्वेश्चन जनरेट होता है, और वो ये है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कल पर कॉन्स्टेंटली मूव करता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में होता है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ही उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। तो द एक्सेलरेशन बीइंग सेंट्रिपिटल इन नेचर, और वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। जो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स जो है वो हमारे एमिट करते हैं रेडिएशन को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो क्लासिकल हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, जो हमारी पुरानी थी सोच, उसके अकॉर्डिंग
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यानी कि जो भी हम लोग ने डेवलप किया था अपने थ्योरी को कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होता है, वो ये था कि जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो रेडिएशन को एमिट करते हैं। जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो रेडिएशन को एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होने पर वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। सर्कुलर में है यानी कि कंटिन्यूअसली उस पर एक फोर्स लगेगा जो कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा, और डायरेक्शन चेंज हो रही है यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि वहां पर एमिट होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can neither be created nor be destroyed in a system, it can only transform its form from one form to another। यही होता है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर वो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट होंगी उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन से, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उस पे जो एनर्जी जा रही है उस फॉर्म पर, जिसके कारण से उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी, और उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी डिक्रीज हुई तो वो धीरे 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 घूमते 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 ऐसे घूमते हुए वो फाइनली क्या होगा, गिर जाएगा न्यूक्लियस पर जाकर। क्या होगा, न्यूक्लियस पर जाकर ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स एमिट रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद अब क्योंकि ऐसा होगा तो फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो जाकर गिर जाएगा न्यूक्लियस पर, और न्यूक्लियस पर जैसे ही वो गिरेगा उसके कारण से जो हमारा एटम है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, वो तो फिर अपने आप को क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट कर लेगा, खत्म कर लेगा। बट ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसा होता नहीं है तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब इस कारण से अब होगा क्या कि हमें अपना जो मॉडल है उसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें इसी के साथ एक और समस्या जुड़ी है, और वो ये है कि अब क्योंकि वो कंटिन्यूअसली ऐसे क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी लूज करते हुए ऐसे गिरता जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्विंग फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, रिवॉल्विंग फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी के साथ यहां पर जो रेडिएशन है वो एमिट होगा। यानी कि जो हमें स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए वो भी हमारा कंटिन्यूअस नेचर का होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कंटिन्यूअसली उसकी एनर्जी लूज हो रही है तो कंटिन्यूअसली वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से यहाँ पर जो हमें रेडिएशन है वहां पर कंटिन्यूअस हमें मिलना चाहिए। जबकि जो स्पेक्ट्रम होता है वो हमें कैसा होता मिलता है, डिस्क्रीट नेचर का मिलता है। कैसा मिलता है, डिस्क्रीट नेचर का। तो डिस्क्रीट नेचर का है अगर, उसमें फिर वहां पर हमें ये मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली घूम रहा है, स्पाइरल हो रहा है, और उसके कारण से वो कंटिन्यूअसली एमिट करेगा रेडिएशन, तो हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की जगह पर तो एक्चुअल में डिस्क्रीट मिलता है ना। यानी कि जो हमारा मॉडल है वो इस चीज को फिर से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था कि ऐसा क्यों। रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग तो पहले तो कंटिन्यूअस ये स्पेक्ट्रम होना चाहिए, और कंटिन्यूअस अगर स्पेक्ट्रम हो गया तो फिर ये स्टेबिलिटी की बात आ जाती है, और यहां पर दोनों ही चीजें कैसी हैं, मौजूद नहीं थी। यानी कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं था, और इस तरीके से कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर जाकर नहीं गिर रहा था, यानी कि न्यूक्लियस पर जाकर नहीं गिर रहा था, जिसके कारण वो सारा चीजें अनस्टेबल हो जाए। तो ऐसा नहीं हो रहा था, यानी कि स्टेबिलिटी भी थी, और जो हमारा स्पेक्ट्रम था वो भी कैसा था, डिस्क्रीट था। तो इन्हीं दोनों चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, इन्हीं दोनों चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कि इस तरीके से लगातार उसके मतलब घूमते हुए अपनी एनर्जी डिक्रीज करते हुए जाकर इस पे गिर जाना, या फिर जो डिस्क्रीट हमें मिल रहा है स्पेक्ट्रम वो कैसे मिल रहा है, इसको बताने के लिए बोर ने जो रदरफोर्ड
न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है उससे कुछ चीजें वहां से उठाई, कुछ चीजें एटॉमिक स्पेक्ट्रा से उठाई, कुछ आइडियाज लिए आइंस्टीन और प्लैंक्स के जो आइडिया थे लाइट और रेडिएशन और मैटर के इंटरेक्शन के, इन सब को यूज करते हुए उन्होंने बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया। ठीक है, तो इसके आगे का जो डिस्कशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।